क्या आपके चेहरे और बॉडी के ऊपर एक्ने यानी कि मुहासे हैं? इन मुहासों को ठीक करने के लिए आपने सभी कोई क्रीम, लोशन, अच्छे खासे साबुन सबका इस्तेमाल कर लिया, फिर भी मुहासे जा नहीं रहे, तो क्या वजह है उसकी? लोग कहते हैं हार्मोन इम्बैलेंस है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि मुहासे थायराइड के वजह से भी आते हैं। तो क्या कनेक्शन है मुहासों और थायराइड का, इसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। एक्ने जो है ना, एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है और अक्सर इसको ठीक करने के लिए लोग बाहरी ओर से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये बाहरी ओर की ट्रीटमेंट उतनी असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम अंदरूनी है, और अगर इंटरनल और अंदरूनी प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया तो बाहर से आप कुछ भी कर ले, रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे फिर आप लोशन हो, क्रीम हो, एक्ने के रिड्यूस करने वाले फेस पैक हो, साबुन हो, या तो घरगुती नुस्खे, कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आपके हार्मोन्स में गड़बड़ है तो। वैसे तो देखिए, हार्मोन्स की गड़बड़ बहुत सारी होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम खास बात करेंगे कैसे एक्ने और थायराइड इंटर रिलेटेड है और कैसे थायराइड आपको एक्ने का प्रॉब्लम लेके आता है। अक्सर लोगों को लगता है कि एक्ने का प्रॉब्लम जो है ये आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की गड़बड़ और साथ साथ मर्दाना एंड्रोजेनिक टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की गड़बड़ से आते हैं। और अक्सर इसको ठीक करने के लिए जब आप स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल भी करने को देते हैं। बहुत सी बार ये गोलियां अच्छे से काम करती है और आपका प्रॉब्लम ठीक भी हो जाता है। कभी कभार शुरुआत में तो काम कर लेगी, आगे वो दवाई काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कहीं ना कहीं थायराइड में अगर इम्बैलेंस है तो ये हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। तो इसीलिए थायराइड के ऊपर ध्यान देना भी उतना ज़रूरी है। जब थायराइड की गड़बड़ आती है, खास करके हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो उसके वजह से आपके और हार्मोन्स में भी गड़बड़ आती है। थायराइड हार्मोन की गड़बड़ की वजह से आपके खून में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होती है, और इसके वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस होता है। साथ ही साथ अगर आपके खून में थायराइड हार्मोन अगर कम है तो उसके वजह से इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी, और ये हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जो है शुगर का इम्बैलेंस करता है और आपको एक्ने लेके आता है। उसी प्रकार बढ़ा हुआ इंसुलिन हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन, जो एक एंड्रोजेनिक हार्मोन है, उसको भी डिस्टर्ब करता है, और ये हाई एंड्रोजन के वजह से भी आपको एक्ने आते हैं। यानी आप ये देखिए कि एक थायराइड हार्मोन की गड़बड़ और 3-4 हार्मोन्स को गड़बड़ कर रहे हैं, और इसीलिए अगर आप मेन थायराइड को ठीक नहीं करेंगे और बाकी के हार्मोन्स को ठीक करेंगे तो आपको उतना डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको थायराइड स्पेसिफिक एक्ने है तो उसके क्या क्लासिकल फीचर्स होते हैं? अक्सर थायराइड वाले मुहासों में जो होते हैं वो सिस्टिक होते हैं, यानी एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि पस फील्ड जो सिस्ट होती है वैसे एक्ने होते हैं। जब आप वो देखेंगे फोड़ों को तो ऐसा लगेगा कि अंदर पानी या तो पस भरा हुआ है। साथ ही साथ ये वाले जो मुहासे होते हैं ये साइक्लिकल नहीं होते। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन आए हैं फिर मुहासे चले गए। ये वाले जो मुहासे होते हैं ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं। बहुत सी बार लड़कियों में खास करके जब मासिक धर्म के हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड भी मुहासे होते हैं। वो मुहासे भी साइक्लिकल होते हैं। जो थायराइड वाले मुहासे होते हैं वो साइक्लिकल नहीं होते। साथ ही साथ जो थायराइड के मुहासे ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ चेहरे पे हो, आपके बॉडी के और भी हिस्सों में हो सकते हैं। खास करके आपकी बैक और आपके चेस्ट एरिया में भी मुहासे आते हैं।
साथ ही साथ अगर आपको थायराइड के रिलेटेड मुहासे है तो आपके शरीर में थायराइड के हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से आने वाले लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि सिर के बाल झड़ रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, थकावट हो रही है, मासिक धर्म में गड़बड़ी आ गई है, हाँ, पूरी बॉडी में जोड़ों में दर्द हो रहा है, आईब्रोज के बाल कम हो रहे हैं, आपका एपेटाइट कम है उसके बावजूद वज़न बढ़ रहा है, तो ये सभी लक्षण है आपके हाइपोथायरॉयड की वजह से आ सकते हैं। जो अगर मुहासे एक्ने सिंपल है, थायराइड की वजह से नहीं है, तो ये लक्षण शायद से नहीं होंगे। और ज़्यादा करके जब मरीज़ को हम थायराइड की दवा देते हैं तो ये मुहासे काफ़ी अच्छे इम्प्रूव करते हैं, और ये भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपके मुहासे जो थे वो थायराइड की वजह से थे और ना ही और कोई गड़बड़ी की वजह से। तो ये हो गया थायराइड की वजह से पहला प्रॉब्लम, जो है बाकी के हार्मोन्स की गड़बड़। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है जब आपको थायराइड प्रॉब्लम होता है तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इश्यू आते हैं, और अक्सर 50% मुहासे जो है कहीं ना कहीं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन नहीं है, अच्छा नहीं है, तो भी आपकी स्किन के ऊपर मुहासे आएंगे। और अक्सर हाइपोथायरॉयड के मरीजों को जो खाना जो खाते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। साथ ही साथ हाइपोथायरॉयड में आपकी मेटाबॉलिज्म कम होती है, जिसके वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की मोटिलिटी भी कम हो जाती है, और उसके वजह से क्या होगा, जो भी आप खाना खा रहे हो वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, और ये इकट्ठा हुआ खाना जो है बहुत सारे इंटरनल इन्फेक्शंस को लेके आता है। यीस्ट इन्फेक्शन है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, ये काफ़ी कॉमन होता है, और ये सभी बैक्टीरिया के ओवरग्रोथ की वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो मुहासे लेके आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हाइपोथायरॉयड के मरीजों को सीलियाक डिजीज़ होता है, जिसके वजह से वो खाना हजम नहीं होता और उनके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमियां आती है, और ये कमियों के वजह से भी मुहासे आते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि थायराइड प्रॉब्लम अपने आप में मुहासे लेके आता है, दूसरे हार्मोन की गड़बड़ करता है जो मुहासे लेके आता है, और गट के इश्यूज लेके आता है जो मुहासे करता है। यानी 3 तरीके से ये आपको मुहासे लेके आ सकता है, और इसीलिए थायराइड को ठीक करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये तो हमने देखा प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन भी जानना उतना ज़रूरी है, लेकिन सॉल्यूशन के पहले सबसे पहले प्रॉब्लम का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने देखा ये प्रॉब्लम है, अब सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आप आपकी खून की जांच कराइए, ये चेक कीजिए कि क्या आपको थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं। खून की जांच बहुत आसान है, थायराइड फंक्शन टेस्ट होती है, इसमें TSH, टोटल T3, फ्री T3 और टोटल T4 और फ्री T4 की टेस्ट करते हैं। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि आपको ऑटो इम्यून वाला प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में 3 टेस्ट और कराई जाती है। सबसे पहली होती है एंटी-TPO एंटीबॉडी, दूसरी है एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी और तीसरी है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। यानी 3 एंटीबॉडी और ये थायराइड फंक्शन टेस्ट पता चलेगा कि क्या आपको थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो उसको आपको ठीक करना है। अभी वो ठीक करने के लिए जो दवाई होती है वो भी आपके केस पे डिपेंड करती है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वैसे केस में डॉक्टर आपको लिवोथायरॉक्सिन या तो T3 दवा देंगे, और अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वैसे केसेस में कार्बिमाजोल है, मेथिमाजोल है और प्रोपाइल थायोयूरासिल जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये हो गया थायराइड हार्मोन की जांचें कराइए, और थायराइड हार्मोन की अगर गड़बड़ आई है तो उसको ठीक कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी थायराइड प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में अगेन आप ये ब्लड टेस्ट कराइए, ये देखने के लिए कि क्या आपका थायराइड ऑप्टिमली कंट्रोल है या नहीं है। अगर आपका थायराइड ही सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है तो सभी हार्मोन्स की गड़बड़ें रहेगी, इसीलिए ऑप्टिमल कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी चेक कीजिए कि जो आप दवा ले रहे हैं उसका डोज तो सही है या नहीं है, सही तरीके की दवा ले रहे हैं, सही तरीके से दवा ले रहे हैं। अब दवाई अगर आप सही तरीके से नहीं लेंगे तो भी गड़बड़ी होगी, और सही तरीका क्या है लेने का उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो ये तो हो गया थायराइड को प्रॉब्लम, उसको पहचाने है तो उसको कैसे ठीक करें। दूसरे आप
आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपको और कोई हार्मोन्स की गड़बड़ है या नहीं। तो इसमें आ जाती ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है इंसुलिन लेवल और चौथा है टेस्टोस्टेरॉन। अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस है तो कितना सिवियरिटी ऑफ इम्बैलेंस है वो आपके डॉक्टर आपके केस को देख के ट्रीट करेंगे। अगर एंड्रोजन यानी कि मर्दाना हार्मोन की लेवल ज़्यादा आए हैं तो वैसे केसेस में सबसे पहले तो आपको वो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स को ठीक करना ज़रूरी है। तो देखिए उसके लिए आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक हर्ब है सौ पाल्मिटो जिसको कहते हैं, वो भी इसको कम करने में काफ़ी असरदार है। अगर एंड्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा है तो वैसे केसेस में हो सकता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर एंड्रोजन को कम करने वाली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें। उसके लिए फिनास्ट्राइड है, वैसी दवाइयाँ काफ़ी कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन हर एक के केस में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आपके नज़दीकी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइएगा, वो आपको बताएंगे कि कौन सी दवा आपके केस में एप्लीकेबल है। उसी प्रकार अगर इंसुलिन लेवल की मात्रा ज़्यादा आती है तो उसको ठीक करने के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन लेवल बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है लाइफस्टाइल में चेंजेस के वजह से। तो अगर आपका लाइफस्टाइल बैठक वाला है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से भी थायराइड के एक्ने फ्लेयर अप होते हैं। तो ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। हफ्ते में 3 से 5 दिन आप हाई इंटेंसिटी 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए, काफ़ी सफिशिएंट है। आपके खाने पीने में भी आपको ध्यान देना है। ये चेक कर लीजिए कि आपके खाने पीने ऐसे तो नहीं है जो शुगर लेवल को फ्लक्चुएट करे। अगर जितना शुगर लेवल फ्लक्चुएट होगा उतना ही इंसुलिन लेवल में गड़बड़ी रहेगी, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ खाने पीने में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं, जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं। जैसे उसमें आ जाता है हल्दी है, फिर आ जाता है जिंजर यानी अदरक, लहसुन, फिर हर एक गरम मसाले जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके शरीर में कौन से गर्म लाने वाले और कौन से ठंडे करने वाले खाने पीने, मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी खानों की बात कर रही हूँ। तो ये सभी हर्ब्स में, गरम मसालों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी खाने आपको कम खाने हैं। जो वो इन्फ्लेमेटरी जो खाने हैं, जैसे कि कुछ भी खाने जो पैकेट्स में आते हैं, पैकेजिंग में आते हैं, चाहे वो बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गए, या तो रेडी टू ईट वाले पैकेजिंग वाले खाने हैं, बिस्किट्स हैं, वो आपको नहीं खाने। साथ ही साथ कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स आते हैं, रेडीमेड जूसेस आते हैं, फ्रूट जूसेस, ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है, शुगर फ्लक्चुएशंस होते हैं। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयलों का इस्तेमाल करना है, जैसे कि नारियल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, देसी गाय का घी है, इसको इस्तेमाल कीजिए। इन्फ्लेमेटरी ऑयल यानी ऐसे तेल जो आपके शरीर में आग लगाने का काम करते हैं, जैसे कि हर एक रिफाइंड तेल जो रिफाइनरी से गुजरा हुआ है, फिर तेल जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, हाँ कैनोला ऑयल, ये सब ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी करते हैं। तो ये सभी इन्फ्लेमेटरी अगर आप खाना खाते रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर भी डिस्टर्ब में रहेगा और इन्फ्लेमेशन की वजह से इंसुलिन लेवल भी ज़्यादा रहेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये सब लाइफस्टाइल पे फोकस कीजिए। देखिए कि आपकी नींद बराबर है, 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर आप पानी पी रहे हैं। आपकी स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस में रहेंगे कॉर्टिजोल लेवल बढ़ेगा, कॉर्टिजोल से भी एक्ने आते हैं, तो स्ट्रेस को भी कम कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान दीजिए। तो अगर आप ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपका इंसुलिन लेवल रेगुलराइज रहेगा, और अगर इंसुलिन लेवल रेगुलराइज है तो आपको एंड्रोजन हार्मोन भी रेगुलराइज रहेगा। इंसुलिन इसके बावजूद अगर रेगुलराइज नहीं होता तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती है। मेटफॉर्मिन की दवा है, बर्बरिन की दवा है, एल है, अल्फा लाइपोइक एसिड है, क्रोमियम है। ये काफ़ी इन्फ्लेमेशन को और इंसुलिन लेवल को रेगुलराइज करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का और भी अच्छा तरीका है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी दिन में आप कुछ घंटे खा रहे और ज़्यादा घंटे आप नहीं खाएंगे। ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। दूसरा है आपको और भी न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, खास करके स्किन रिलेटेड न्यूट्रिशन। तो स्किन को ज़्यादा मात्रा में चाहिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन K2 और ओमेगा 3।
अगर ये सप्लीमेंट्स लेंगे तो भी आपकी स्किन के ऊपर काफ़ी अच्छा असर आता है। साथ ही साथ गट के ऊपर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपको बहुत ज़्यादा जोर फरमाना है। जो भी खाने पीने मैंने अभी बताया वो सब आपके गट सिस्टम को हील करेंगे। साथ ही साथ आपके खाने में अच्छी मात्रा में प्री एंड प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। प्री एंड प्रोबायोटिक्स में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में गट क्लींजिंग के लिए अच्छे प्री प्रोबायोटिक्स की कैप्सूल्स और टैबलेट्स भी मिलती है। आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे भी कुछ प्रोबायोटिक्स है वो आप बना सकते हैं, जैसे कि गाजर की या तो बीटरूट की कंजी है, या तो फिर चावल जो है जो आपने पकाए हैं आज दोपहर को, उसको पानी में डाल के अगले दिन खाए, वो भी एक बहुत अच्छा फर्मेंटेड राइस जिसको हम कहते हैं, वो भी एक प्री प्रोबायोटिक का अच्छा कार्य करता है। तो ये सब प्री प्रोबायोटिक से भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छे से हील होती है। साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिए कि आपके शरीर में और कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, जैसे कि आयरन है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है। अगर उसकी कमी है तो उसको भी आप ठीक कीजिए। अब क्योंकि एक्ने की हम बात करें, बाहरी ओर से बात करें, तो कुछ ऐसी सब्सटेंस है जो आप बाहरी ओर से लगा सकते हैं जो आपके चेहरे को हेल्प करेगी। उसमें आ जाता है विटामिन सी का सीरम। जी हाँ, विटामिन सी में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है और इन्फ्लेमेशन को और ऑक्सीडेशन को कम करती है। तो विटामिन सी का सीरम ले सकते हैं, और विटामिन ए का सीरम जिसको सादी भाषा में लोग रेटिनॉल क्रीम या तो रेटिनॉल सीरम कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों सीरम है टॉपिकली आपको चेहरे पे बाहर से लगानी है, लेकिन बाहर का रिजल्ट तभी ही देगा अगर अंदरूनी हार्मोन्स ठीक है तो। और अंदरूनी हार्मोन्स को रेगुलराइज करना भी ज़रूरी है, और ख़ास करके थायराइड हार्मोन। लोग बाकी के सब हार्मोन्स को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं, खास करके स्किन के डॉक्टर, लेकिन स्किन के डॉक्टर बहुत ही कम ध्यान देते हैं थायराइड के ऊपर, और इसके वजह से उनका प्रॉब्लम वो ठीक ही नहीं होता। तो इस बात पे भी आप गौर फरमाइए, और अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप जाके थायराइड की जांच कराइए, और अगर उसमें गड़बड़ है तो उसको ठीक कीजिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ सही और नई जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है, जवाब नहीं मिल रहा है, सोच रहे हैं कि कहाँ पूछे, किसको पूछे, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ते रहती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आपकी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।